चवंत मदहोशी भरी रात दिल। अग्निहोत्री इंडस्ट्री। एक लड़का अपने ऑफिस रूम के वाल के पास खड़ा अपनी गुस्से और दरबनी आवाज में आपने पीछे सिर झुकाकर खड़े कुछ लोगों से कहता, अंडरस्को तुम लोग 2 महीने से एक लड़की को ढूंढ पा रहे हो। उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। तुम लोगों को मैं आखिर मौका देता हूँ, सिर्फ 3 दिन के अंदर उसे ढूंढ कर लाओ ताकि मैं उसे दादा दादी के पास ले जा सकूं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सबकी लाशें सही सलामत तुम घर पहुंचा दी जाएगी। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। उसके ये कहते ही सब लोग वहां से नो दो ग्रह हो जाते हैं। उन सब के जाते ही वो लड़का वहां की सारी चीजों को तोड़ते हुए गुस्से से कहता, अंडरस्को हियर आर यू माय गर्ल। वो लोग जो डरकार भागे थे वो जाते हुए सामने आ रहे एक लड़की से टकरा जाते हैं। सब एक साथ गिर पड़ते हैं। वो लड़का झुंझलाते हुए कहता है, अंडरस्को काम भक्तों ने सिर फोड़ दिया मेरा। सॉरी आदित्य सिर, उन लोगों ने एक साथ कहा। आदित्य ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, अंडरस्को वैसे एक बात बताओ, मेरे अर्नब के बान से न तुम लोग ये ट्रेन की स्पीड से कहाँ भाग रहे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने हूँ कहते हुए उन्हें चिढ़ाने लगा। तभी उनमें ने से एक चीरू ने कहा, अंडरस्को अरे कहा सर, ये अर्नब सार के चक्कर में जबानी झाड़कर बुढ़ापे में आ जाएगी हमारी, पर एक गर्लफ्रेंड नहीं पता पाएंगे। एक और ने कहा, अंडरस्को पता नहीं कौन सी ऐसी जादू की लड़की सर ढूंढकर चप्पल घिस गए, वो लड़की मिल ही नहीं रही है। जब मिलेगी ना एक दंडवत करेंगे हम उसको। आदि ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को क्यों तुम जूता नहीं पहनते क्या जो चप्पल घिस गए तुम्हारे। उसके इतना कहा ही था कि एक बासाकार उसके सर लगता, इससे पहले वो झुक गया जिसे वो नीचे गिरकर टूट गई। आदि ने राहत से कहा, अंडरस्को सुकह मैं बच गया। तभी वहां एक और लड़का आता हुआ कहता है, अंडरस्को तुम लोग यहाँ क्या लूडो खेल रहे हो। फिर आदि को उठाते हुए कहता है, क्यों बे साले, तुझे तो मैंने उसे बात करने के लिए भेजा था और तू यहाँ इन लोगों के साथ चिटचाट कर रहा है। चीरू और बकी सब उठते हुए बोले, अंडरस्को अरे समर्थ सर वहां मत जाओ, माहौल बहुत गर्म है, ज्वालामुखी बरस रहा है। आदि उसकी बात सुनकर कहता है, अंडरस्को ठीक है समर्थ तू जा, मुझे कुछ काम याद आ गया। समर्थ जबरदस्ती खींचकर आदि को ले जाते हुए कहता, मैं अकेला ही क्यों खाई में कूदूगा तो तुझे साथ लेकर नहीं। आदि नहीं करता है, झूठ मूठ का आंसू बहाने लगाता। चीरू उसे देखकर उसे बाय बाय करते हुए कहता है, अंडरस्को रेस्ट इन पीस सर, आई मिस यू। कैबिन के अंदर आते ही आदि का पैर एक टूटे हुए बांस पर लगता है जिसे उसकी चीख निकल जाती है। अंडरस्को आई कहते हुए वो एक टांग से उछलने लगाता है। समर्थ अर्नब के पास जाता है जो अब भी वही बाहर देख रहा था। समर्थ उसके पास जाकर कहता है, अंडरस्को अर्नब ये क्या हालत बना दी है तूने केबिन की, देख उस बात को 2 महीने हो चुके हैं, भूल जा उसे अब तक। अगर उसे तेरे सामने आना होता तो वो आ चुकी होती ना, या फिर हमारे लोग उसे ढूंढ चुके होते। उसने फिर कहा, सिर्फ तेरे आदमी ही नहीं बल्कि मेरे और आदि के आदमी भी उसे ढूंढ रहे हैं और इतने आदमी से बचना मुश्किल है। दादी काफी परेशान है तेरे लिए और दादाजी, उन्हें तो तू जानता है, उन्हें कोई फैसला लिया तो कोई बदल नहीं पाएगा, तो तू कर ले शादी, क्या पता दादा दादी की चॉइस ही तेरे लिए परफेक्ट हो। अर्नब गुस्से से कहता है, अंडरस्को तो तू क्या चाहता है मैं कर लूं शादी, कल मैं किसी और लड़की के साथ सोया और शादी के बाद किसी और लड़की के साथ सो जाओ। आदि ने ये सुनकर कहा, अंडरस्को समर्थ कहने का ये मतलब नहीं था, और शादी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता अर्नब। अर्नब ने कहा, अंडरस्को तुझे नहीं पता पर मैं जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढना चाहता हूँ ताकि उसे दादा दादी के सामने खड़ा कर सकूं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। समर्थ ने कहा, अंडरस्को चल आदि छोड़ दे इसे, ये उस अंधेरे में रहना चाहता है तो रहने दे इसे, कहते हुए आदि को अपने साथ लेकर जाता है। वही अर्नब आकार अपनी चेयर पर बैठकर उसे सर टिकाए हुए आंखें बंद करता है तो उसे अंधेरा नजर आता है। उस अंधेरे में एक लड़का और लड़की नजर आते हैं जो एक दूसरे को बेतहसा चूमे जा रहे थे, जो काफी वाइल्ड था। लड़का उसके लड़की के गले पर लव बाइट दिए जा रहा था। दोनों का ये सब करना कुछ अजीब था, जैसे दोनों नशे में हो, ये इश्क नशा था या कुछ और वो पता नहीं। वो लड़का धीरे धीरे उसके गले से नीचे आते हुए उस लड़की कलर बोन पर किस करता है। वो लड़की भी अब मदहोश होने लगी थी। वो उस लड़के के बालों में हाथ फेर रही थी और मौन किए जा रही थी। वो लड़का आगे बढ़कर उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगा। उस लड़के के हाथ उस लड़की के बॉडी में चाल रहे, उसके कमर शहेला रहे थे। वो लड़की भी अर्नब की बाहों में पिघल रही थी। ये सिलसिला चलता रहा। थक हार कर अर्नब उसको बाहों में ले लेट गया। इसके साथ ही अर्नब की आंखें खुल जाती है। वो कहता है, अंडरस्को कहाँ हो तुम, जान कौन हो तुम, जो मेरे दिल में इस कदर बस गया जिसे चाह कर भी मैं निकल पा रहा, पर मैं तुम्हें ढूंढ रहूंगा, तुम्हें आना होगा मेरे सामने, चाहे प्यार से या चाहे जबरदस्ती से ही क्यों न हो। क्या होगा आगे, कौन है वो लड़की, क्या अर्नब ढूंढ पाएगा उस लड़की को। चटू चाहत की खूबसूरती में घायल हुआ अर्नब। उस लड़की की
अह निकल गई। वो लड़का अब उसके ऊपर कर धीरे धीरे उसके होठ को आपने से सहलाते हुए किस करते हुए एक झटके में उसके अंदर इंटर करता है, जिसे उस लड़की की चीख उसके गले में अटक जाती है। उसके आंखें के कोने से आंसू बहने लगते हैं। वे लड़का अब धीरे धीरे से अपनी रफ्तार बढ़ाने लगाता है। उस कमरे में उस लड़की की सिसकियां गूंजने लगती हैं। इसके साथ ही अर्नब की आंखें खुल जाती है। वो कहता है, अंडस को, कहाँ हो तुम जान? कौन हो तुम, जो मेरे दिल में इस कदर बस गए हो, जिसे चाहकर भी मैं निकल पा रहा, पर मैं तुम्हें ढूंढ रहूंगा। तुम्हें आना होगा मेरे सामने, चाहे प्यार से या चाहे जबरदस्ती से। रात का वक्त, अग्निहोत्री हाउस। छत पर आदि और समर्थ दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हो, अंडस को, तू यहाँ क्या कर रहा है? उतने में सामने बैठे अर्नब ने बियर की बोतल में से एक सिप लेते हुए कहा, अंडस को, हम तो अब बकोगे कुछ? आदि ने उसकी बात सुनकर कहा, अंडस को, बेसे कुछ कहना था क्या? सॉरी, जरा याद दिला दियो, मैं भूल गया। समर्थ और अर्नब दोनों ने उसे गुस्से में घूर कर देखा तो उसने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, अंडस को, अरे ये मेरा चीरू कहाँ गया? कहीं उस लड़की के चक्कर में तूने शाहिद तो कर दिए उसे? अरे नहीं सर, मरे मेरे दुश्मन, कहते हुए चीरू बाहर आता है। अर्नब उसे देखकर अपनी हल्की ग्रीन आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, अंडस को, अपनी बकवास बंद करो। जो मैंने तुमसे कहा था वो हुआ या नहीं अब तक? चीरू ने थोड़ा मायूस होते हुए डर से कहा, अंडस को, नहीं सर, आज भी उसका कुछ पता नहीं चला पाया। पर अर्नब ने गुस्से में बियर की बोतल फेंकते हुए कहा, अंडस को, पर क्या? चीरू ने आगे कहा, अंडस को, दादी और दादी जी ने आपका रोका करवा दिया है आज, क्योंकि आज 16 मई है और आज उनकी दी हुई डेट भी खत्म हो गई है। अर्नब गुस्से से उसकी ओर बढ़ता है और वही बोतल की टूटी कांच उठाकर बिल्कुल उसके गले के पास ले जाते हुआ कहता है, तो तुम क्या यहाँ अपनी मौत लेने आए हो? चीरू बुरी तरह घबरा जाता है, उसे पसीने आने लगाते हैं। अर्नब को इतने गुस्से में देखकर आदि और समर्थ दोनों उसे चीरू से छुड़ाते हुए कहते हैं, अंडस को, लगातार तुझे चढ़ गई है। अर्नब छोड़ उसे, क्या कर रहा है? कहते हुए उसे खींचकर चीरू से अलग करते हैं। समर्थ ने उसे कहा, अंडस को, आपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो अर्नब, वरना किसी दिन तुम्हें इसकी इतनी भारी कीमत चुकानी होगी ना, जिसके लिए तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। चीरू ने डरते हुए कहा, अंडस को, सर, वो लड़की तो नहीं, पर जिसके साथ आपका रोका हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आदि सर के कहने पर लेकर आए हैं। आदि ने कहा, अंडस को, हम और प्लीज संत हो जा, बैठकर उसे देख, उसे जानने की कोशिश कर जो तेरा आने वाला कल है, क्योंकि गुजरा हुआ अतीत वापस नहीं आता। अर्नब ने गुस्से में कहा, अंडस को, पर उसे आना होगा, उसे मेरा होना होगा। यूं ही कोई लड़की अर्नब अग्निहोत्री को पागल नहीं कर सकती, उसे भी मेरी दीवानी बनना होगा। कहते वो चेयर पर बैठ जाता है। आदि के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है, जिसे देखकर समर्थ कहता है, अंडस को, तू इतना क्यों बतिशी दिखा रहा है? रोका उस असुर अर्नब का हुआ है, तेरा नहीं। आदि ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। अर्नब ने लड़की की इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू किया। नाम अंडस को, चाहत कपूर, हाइट अंडस को 5.5, उम्र अंडस को 19 साल। इतना पढ़ते ही अर्नब जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, अंडस को, ओ तो दादा दादी ने मेरे लिए एक बच्ची को चुना है, वाह क्या चॉइस है, पर इसमें उसके बाप नाम नहीं है, ऐसा क्यों? उसकी बात सुनकर समर्थ ने कहा, अंडस को, वो तो हमें भी नहीं पता, पर दादा दादी ने कुछ सोचकर ही तुम्हारे लिए उसे चुना होगा है। और बे से भी क्या सुना नहीं, कहते हुए अपनी आंखें बंद कर गाने लगा। न उम्र की सीमा हो, न हो जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। आदि ने उठकर जोर जोर से ताली बजाकर कहा, अंडस को, वाह वाह मेरे प्रेम के पुजारी, क्या गया तूने? अर्नब ने दूसरा पन्ना पलटते हुए कहा, अंडस को, पर भूल रहे हो, वो मेरा प्यार नहीं है और न ही कभी। कहते हुए वो रुक जाता है। आदि ने हंसते हुए कहा, अंडस को, क्यों हो गई बोलती बंद, तू भी हो गया ना चाहत की खूबसूरती में घायल हुआ? अर्नब सामर्थ को आदि की बात कुछ पले नहीं पड़ी, इसलिए वो अर्नब के करीब जाकर देखने लगा। एक पल के लिए वो भी चाहत की खूबसूरती में खोसा गया। उस आखिर पन्ने पर चाहत की तस्वीर थी। गोरा रंग, झील सी सुंदर काजल से सज्जी कजरारी आंखें, उसकी लंबी लंबी पलकें, हवा लहराते हुए उसके लंबे बाल, सुर्ख गुलाबी होंठ और हाथों में भरी हुई गुलाबी चूड़ियां, चेहरे पर ना के बराबर मेकअप, पर उसके साथ एक खूबसूरत मनमोह लेने वाली स्माइल, जो किसी को भी उसका दीवाना बनाने के लिए काफी था। इस फोटो में चाहत कहीं और देखते हुए मुस्कुरा रही थी, शायद उसे फोटो के बारे में पता नहीं था, या अर्नब की बानसेना ने ये फोटो छुपकर खींची थी। अर्नब उस फोटो पर एक बार प्यार हाथ फेरा, पर अचानक उस रात को याद करते हुए उसने वो फाइल फेंक दी। चाहत की फोटो पर पैर रखते हुए कहता है, तुम चाहे जो हो, पर तुम अर्नब अग्निहोत्री की मोहब्बत कभी नहीं बन सकती हो। कहते हुए बियर पीने लगा।
सामर्थ और आदि को अर्नब का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। आदि ने जैसे ही उसे कुछ कहना चाहा, समर्थ ने उसे रोकते हुए कहा, कुछ मत कहे, अभी वो नशे में है, सुबह बात करते हैं इसे। आदि ने चीरू के हाथ से गद्दा लेते हुए कहा, अंडस को तो ठीक है ना, मैं तो यही सोने वाला हूँ आज, क्योंकि अगर गलती से भी दादी ने देख लिया तो अपनी प्यारी सुंदरी चपल से खातिरदारी करेगी मेरी, इसलिए मैं तो चला सपनों अपनी सपनों की रानी से मिलने। गुड नाइट बंधुओं, कहते हुए सो जाता है। समर्थ ने उसे सोते हुए देखकर कहा अंडस को, तो मैं क्यों अकेला शरीफ बनूं, मैं क्यों अकेला दादी से पी तो मैंने रखी है, मैं भी यही सो जाता हूँ। अर्नब इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में खोया था। अचानक उसे आपने पोछे कोई महसूस होता है। वो जल्दी से पीछे पलटकर देखता है तो उसे अंधेरे में एक काला साया नजर आता है। अर्नब जिसे नशा चढ़ चुका था वो अपनी लड़खड़ती जुबान के साथ कहता है, अंडस को कौन कौन है बहा, देखो सासा माने आओ बरना। बरना क्या, एक सुंदर सी आवाज आती है। वो शख्स धीरे धीरे अंधेरे को चीरते हुए रसोनी में आने लगा। उसने मुस्कुराए हुए कहा, अंडस को आपने मुझे नहीं पहचाना अर्नब, मैं चाहत, आपकी चाहत। अर्नब ने लड़खड़ते हुए धीरे धीरे उसके करीब जाकर उसके चेहरे को छूते हुए कहा, अंडस को पर तुम यहाँ कैसे, अचानक चाहत यहाँ कैसे आई? क्या अर्नब और चाहत हो पाएंगे एक? क्या चाहत भर पाएगी अर्नब के दिल में मोहब्बत? चत्री, मेरे दिल को तेरे दिल की जरूरत है दिल। समर्थ ने उसे सोते हुए देखकर कहा, अंडस को, तो मैं क्यों अकेला शरीफ बनूं, मैं क्यों अकेला दादी से पी तो मैंने रखी है, मैं भी यही सो जाता हूँ। अर्नब इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में खोया था। अचानक उसे आपने पोछे कोई महसूस होता है। वो जल्दी से पीछे पलटकर देखता है तो उसे अंधेरे में एक काला साया नजर आता है। अर्नब जिसे नशा चढ़ चुका था वो अपनी लड़खड़ती जुबान के साथ कहता है, अंडस को कौन है बहा, देखो सासा माने आओ बरना। बरना क्या, एक सुंदर सी आवाज आती है। वो शख्स धीरे धीरे अंधेरे को चीरते हुए रसोनी में आने लगा। उसने मुस्कुराए हुए कहा, अंडस को आपने मुझे नहीं पहचाना अर्नब, मैं चाहत, आपकी चाहत। अर्नब ने लड़खड़ते हुए धीरे धीरे उसके करीब जाकर उसके चेहरे को छूते हुए कहा, अंडस को तुम यहाँ कैसे? अब आगे। चाहत ने मुस्कुराकर कहा, अंडस को कैसे नहीं आती आपकी चाहत, आपने पुकारा था तो मुझे तो आना ही था ना। अर्नब उसे मुंह फेर कर कहता है, अंडस को तुम मेरी चाहत नहीं हो, वो कोई और है। चाहत ने मुस्कुराकर उसे देखकर कहा, अंडस को हम वही जो गुमनाम है। फिर उसके करीब जाकर उसके दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, पर आज इस दिल में उसकी तंगप है। अर्नब ने उसे धक्का देते हुए कहा, अंडस को दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। चाहत ने कहा, अंडस को चाहत का मतलब मोहब्बत है अर्नब, मोहब्बत कभी बताकर नहीं आती, वो तो बिन बताए दिल में दस्तक दे जाती है। अर्नब ने उसे उंगली दिखाते हुए कुछ कहना अंडस को चाहा, पर उसे नशे की हालत में एक साथ तीन चाहत दिखाई दे रही थी। समय से वो भोली चिड़िया कौन है? सुनो, इनमें से असली कौन हो? उसने पहली दिख रही चाहत को चुना, चाहा तो वो गायब हो गई। ये तो गायब हो गई, उसने खुद से ही कहा। फिर दूसरी को चुना, चाहा तो वो भी गायब हो गई। इस बार ये होने पर अर्नब झुंझला गया। उसने कहा, अंडस को फिर ये तो फिर गायब हो गई। उसने गुस्से से मुंह फेरते हुए कहा, जाओ, मैं नहीं बात करता तुमसे। चाहत ने अर्नब के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंडस को अर्नब देखिए मेरी तरफ। अर्नब ने मुंह फेरते हुए मुंह बनाकर कहा, अंडस को नहीं, मैं नहीं देखूंगा, तुम फिर से गायब हो जाओगे, तुम मुझे बुद्धू बना रही हो। बट अर्नब वाज वेरी स्मार्ट, वो बुद्धू नहीं बनेगा। चाहत उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसने अर्नब के कंधे पर सर रख लिया। अर्नब ने उसका सर अपने कंधे से हटा दिया। चाहत वहां से जाने लगी तो अर्नब ने बिना मुड़े उसका हाथ पकड़ लिया। चाहत ने देखा तो अर्नब ने कहा, अंडस को सबकी तरफ तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। चाहत ने देखा तो अर्नब ने उसे नम आंखों से देखा। चाहत ने उसे ऐसे देखकर धीरे से उसके पास आई, उसके आंसू को अपने दुपट्टे से पोंछ देती है, उसकी दोनों आंखें को प्यार से चूम लेती है। अर्नब उस एहसास से चाहत को खुद के करीब कर लेता है। पता नहीं अर्नब को क्या हुआ, उसने चाहत को अपनी बाहों में उठा लिया। चाहत ने उसके गले में बाहें डाल दी। अर्नब उसे बाहों में उठाकर वही छत पर लगे सफ़ेद और फूलों से बनी झूले पर चाहत को बिठा देता है। आर खुद उसके पास आकर उसकी गोद में सर रखते हुए उसकी कमर में अपना चेहरा छुपाते हुए अपने हाथ को कस लेता है। चाहत बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी तो अर्नब ने भरे गले से कहा, अंडस को क्या मैं इतना बुरा हूँ जो सब हमें छोड़कर चले जाते हैं? पहले माँ पापा और अब वो भी हमें कुछ पल का खूबसूरत एहसास देकर हमारा साथ छोड़कर चली गई ताकि मैं तड़पते रहूं क्यों? चाहत ने उसके बालों को सहलाते हुए अचानक गाने लगी, बेपनाह सी मोहब्बत ही है, दिल ने भी ये चाहत की है।
तेरे बिना मेरा लागे ना जिया, तेरे लिए ही धड़के जिया। तेरे बिना मेरा लागे ना जिया, तेरे लिए ही धड़के जिया। मेरे दिल को तेरे दिल की जरूरत है, मेरे दिल तेरे दिल जरूरत है। इस गाने के हर लफ्ज अर्नब की दिल की बात बयां कर रहे थे। बस फर्क इतना था कि इसे अर्नब नहीं बल्कि उसके दिल की बात चाहत इस गाने में बयां कर रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अर्नब जैसा गुस्सैल और कड़क इंसान जिस तरह से बच्चों जैसे रो रहा था, उसे आज एक बात साफ थी कि अर्नब के दिल में पहले से लगी चोट उस लड़की के न मिलने पर और ज्यादा तोड़ दिया हो। सच में टूटे हुए अर्नब के दिल को अब किसी और के दिल की जरूरत है जो उसमें बेपनाह मोहब्बत भर दे। अर्नब को एहसास भी नहीं था कि नशे में उसे चाहत की झलक ही उसका सहारा बन चुका था। नशे में आज अर्नब वो अर्नब था जो बिना किसी मुखौटे के एक साफ और नर्म दिल इंसान था। सैयद ही उसका ये रूप कभी किसी ने देखा हो। खैर, अर्नब जो इतने देर से कुछ न कुछ बोले जा रहा था, वो एकदम खामोश सा चाहत को गाते हुए सुनकर खो जाता है। उसका गोरा रंग, झील सी सुंदर काजल से सज्जी कजरारी आंखें, उसकी लंबी लंबी पलकें, हवा लहराते हुए उसके लंबे बाल जो इस वक्त उसके गोद में सोए हुए अर्नब चेहरा ढक रहे थे, जैसे खूबसूरत चांद के जोड़े को काले बादलों ने ढक रखा हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाथों में भरी हुई गुलाबी चूड़ियां जो इस वक्त हवा की वजह से लगने खनक रही थी। खूबसूरत मनमोह लेने वाली मुस्कान और उसकी सुर्ख गुलाबी होंठ जिस पर अर्नब की नजर न जाने कब से टिकी हुई थी। उसका गला सूख रहा था। उसने हाथ ऊपर बढ़ाकर चाहत की गर्दन को पूंछे से पकड़कर धीरे धीरे अपनी होठ की तरफ झुकने लगा। चाहत की पलकें शर्म नीची हो गई तो अर्नब उसे देखकर मुस्कुरा दिया। इससे पहले वो चाहत के लबों को अपने लबों से छू पता की। उद्धरण चिन्ह। चफाइफ दुल्हन मंडप से भाग गई। अर्नब जो इतने देर से कुछ न कुछ बोले जा रहा था, वो एकदम खामोश सा चाहत को गाते हुए सुनकर खो जाता है। उसका गोरा रंग, झील सी सुंदर काजल से सज्जी कजरारी आंखें, उसकी लंबी लंबी पलकें, हवा लहराते हुए उसके लंबे बाल जो इस वक्त उसके गोद में सोए हुए अर्नब चेहरा ढक रहे थे, जैसे खूबसूरत चांद के जोड़े को काले बादलों ने ढक रखा हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाथों में भरी हुई गुलाबी चूड़ियां जो इस वक्त हवा की वजह से लगने खनक रही थी। खूबसूरत मनमोह लेने वाली मुस्कान और उसकी सुर्ख गुलाबी होंठ जिस पर अर्नब की नजर न जाने कब से टिकी हुई थी। उसका गला सूख रहा था। उसने हाथ ऊपर बढ़ाकर चाहत की गर्दन को पूंछे से पकड़कर धीरे धीरे अपनी होठ की तरफ झुकने लगा। चाहत की पलकें शर्म नीची हो गई तो अर्नब उसे देखकर मुस्कुरा दिया। इससे पहले वो चाहत के लबों को अपने लबों से छू पता की। उस पर कोई पानी डालता है। अचानक ये होने से अर्नब झुंझला कर उठते हुए चिल्लाकर कहता है, अंडरस्को चाहत। उसके मुंह से ये नाम सुनकर आदि खुशी से उसकी बलाएं लेते हुए कहता है, अंडरस्को। हाय दादी, देख रहे हो अपना मुंडा बदल रहा है, मतलब सुबह सुबह उठकर नाम लिया तो भी किसका, अपनी मोहब्बत का, आई मीन चाहत का। बाह। अर्नब अब अपनी आंखें खोलकर देखता है जहां चाहत तो थी ही नहीं पर उसको घेरे आदि, समर्थ, दादी और चीरू खड़े थे। जहां सबके चेहरे पर हैरानी थी वही आदि शरारत से उसे देख रहा था। अर्नब को अब समझ आता है कि वो सब एक सपना था, एक खूबसूरत ख्वाबों से बुना सपना। अर्नब को यूं सोच में डूबा देख आदि उसकी बगल में बैठकर कहा, अंडरस्को तू गुस्सा किस लिए? दादी ने तुझे इतने प्यार से उठाया इसलिए, या अपनी चाहत के लबों को छू नहीं पाया इसलिए? अचानक आदि के मुंह से ये सब सुनकर अर्नब हैरानी से उसे देखता है तो आदि समझ जाता है कि उसने अंधेरे में जो तीर मारा था वो सही जगह पर लगा है। आदि ने उठकर चीखते हुए कहा, अंडरस्को ओ तेरी, मतलब तू वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही अर्नब ने उसके मुंह को पीछे से पकड़कर चुप करवा दिया। तब से तमाशा देख रही दादी ने दोनों पास जाकर उनके कान को जोर से मरोड़ते हुए कहा, अंडरस्को खो तो सुधर जाओ जरा, तुम तीनों को शर्म नहीं आती बेवड़ों की तरह यहाँ छत पर सोते हुए? रुको, अभी जाकर तुम्हारी दादी जी को बताती हूँ, तब जाकर आएगी अकल ठिकाने पर। अब सबकी हालत खराब थी, अर्नब की भी, पर मुंडा ठहरो टसनबाज, इसलिए उसने अपने चेहरे पर आने नहीं। तभी आदि ने दादी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ पलटते हुए उसके हाथ को चूमते हुए बिल्कुल फिल्मी अंदाज से कहा, अंडरस्को सुलोचना, ओ मेरी प्यारी सुलोचना, डर तुमसे नहीं लगता पर दादाजी के हैंटर से लगाता है, इसलिए प्लीज माफ कर दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर इन लोगों ने मुझे पीने के बुलाया भी तो मैं आपके पास आ जाऊंगा और कह दूंगा कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हूँ। दादी ने उसकी नौटंकी देखते हुए कहा, अंडरस्को चल हट बदमाश, तब तक दादी को अपनी झूठी गर्लफ्रेंड बनाता रहेगा, कोई असली भी ढूंढ ले। आदि ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए आहे भर कर कहा, अंडरस्को हाय दादी, कल भाभी की तस्वीर देखकर मैं तो फिदा हो गया हूँ। अब ये ड्यूटी आपकी है, मुझे भाभी जैसी लड़की चाहिए और अगर उनकी कोई बहन हो तो बताना जरा, ताकि थोड़ी डेटिंग सेटिंग, थोड़ी किसिंग। उसने इतना ही कहा था कि दादी ने उस पर अपनी चप्पल फेंकते हुए कहा, अंडरस्को ये जूती देखिया तूने?
बड़ा आया डेटिंग करने वाला हूँ। समर्थ ने हंसते हुए उसके एक कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अंडस्को कहा और लगा दादी को माखन मलाई। दूसरी तरफ से अर्नव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा ते और खाजूते। कहते हुए दोनों हंसकर वहां से चले गए। आदि ने कुलते हुए कहा। अंडस्को कामिने दोस्त। दूसरी तरफ कपूर हाउस। एक लड़की सफेद रंग का अनारकली, सफेद रंग की चूड़ियां, माथे पर छोटी सी बिंदी और पैरों में पायल पहने रोते हुए जमीन पर बैठी हुई थी। उसके गोरे गाल पर किसी के 5 उंगलियों के इंसान छप गए थे, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया हो। तभी गुस्से में एक और लड़की उसके कमरे में आती है और उस लड़की को बैठा हुआ देखकर उसके पास जाकर कहती है। अंडस्को ये क्या सुना मैंने, तूने शादी के लिए हम कर दी है। वो उसके करीब आई तो उसने उसे देख देख कर कहा। चाहत ये क्या हुआ तुम्हें, क्या फिर उन्होंने हाथ उठाया तुम पर। चाहत कुछ नहीं कहती, वो बस रोती ही रहती है। तो वो लड़की कहती है। अंडस्को तू पागल है, तुझे याद है ना कितनी मुश्किल से तू तेरी पहली शादी से भाग गई थी। मैं फिर से तुझे उस दलदल में धंसते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये प्रीशा थी चाहत की बेस्ट फ्रेंड। 6 महीने पहले कपूर हाउस। कपूर हाउस आज बहुत सारी खूबसूरत लाइटों और फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ उसकी खूबसूरत सजावट की बातें हो रही थी। हो भी क्यों ना, आज यहाँ स्वयं कपूर की एकलौती बेटी की शादी जो थी। दुल्हन का कमरा। आईने के सामने बैठी चाहत ने भारी भरकम गहने और मरून और ब्लू कलर का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। वो उसमें बिल्कुल किसी आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। प्रीशा ने प्यार से चाहत देखते हुए कहा। अंडस्को हाय, तू कितनी प्यारी लग रही है। भगवान करे कि तुझे किसी की नज़र ना लागे। सच कहूँ चाहत तो मैं तेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश। फाइनली तुझे आज इस नर्क से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तू आज से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। अपने पति के साथ खुलकर और एक प्यार भरी जिंदगी जाएगी, जहाँ सिर्फ मोहब्बत होगी और तेरी झोली में सिर्फ खुशियाँ। अरे तेरा पति कौन, जरा हमें भी दिखा दे। प्रीशा ने चाहत को छेड़ते हुए कहा। तो चाहत भी शर्मा गई। प्रीशा ने उसे दिखते हुए कहा। अंडस्को अरे मैं तो भूल ही गई, तेरी चुनर कहाँ है। उसके बिना तू मंडप में कैसे जाएगी। रुक मैं अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद चाहत का दूल्हा आकार मंडप में बैठ चुका था। उसने खुद से कहा बस कुछ देर और फिर तुम मेरी जो होगा। जब धीरे धीरे शादी की विधियां आरंभ हुई तो पंडित जी ने कहा। अंडस्को अब आप जाकर वधू को बुलाए। स्वयं ने कहा। अंडस्को जी जरूर। हिमानी स्वयं की पत्नी, तुम जाकर चाहत को लेकर आओ। उसके कहने पर हिमानी चली गई, पर जब वो कमरे में आई तो देखा चाहत और प्रीशा दोनों ही वहां नहीं थी। वो उसे पूरे कमरे में ढूंढने लगी पर उसे वो दोनों कहीं नहीं मिली। वो जब बालकनी में तो देखा कि कई सारे दुपट्टे और साड़ियां बंधी हुई थी, जिसे देखकर उसने स्वयं को कॉल किया और उसे आने के लिए कहा। स्वयं अंदर आया। उसने ये सब देखकर गुस्से में कहा अंडस्को इस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो शादी से भाग गई। हिमानी ने डरते हुए कहा। अंडस्को अब क्या होगा, क्या कहेंगे सबसे। और रियाज उसे पता चला तो वो हमें जान से मार देगा, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इस लड़की ने उसे ढूंढ लिया तो हमारा क्या होगा। हमें उनके सारे पैसे वापस करने होंगे, हम तो रास्ते पर आ जाएंगे। स्वयं कुछ करो जल्दी। स्वयं ने कहा। अंडस्को डोंट वरी, वो किसी से कुछ नहीं कह पाएगी और मैं खुद जाऊंगा उसे ढूंढने, तुम चिंता मत करो। वो लड़की उसे ढूंढ नहीं पाएगी, कभी नहीं, क्योंकि उसे कुछ बताना अब इतना आसान नहीं होगा। तुम नीचे चलो, मैं जा रहा हूँ उसे अपने आदमियों के साथ ढूंढने। जब वो दोनों बाहर आते हैं तब तक ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि दुल्हन भाग गई है। रिया जब गुस्से से तिलमिलाए हुए मंडप से उठकर आया, उसने स्वयं के सिर पर बंदूक तानते हुए कहा। अंडस्को क्या चल रहा है यहाँ, कहाँ है मेरी चाहत। शफाइफ उन लोगों ने तुझे बेच दिया उस हैवान के हाथों। चाहत उसके कहने पर हिमानी चली गई, पर जब वो कमरे में आई तो देखा चाहत और प्रीशा दोनों ही वहां नहीं थी। वो उसे पूरे कमरे में ढूंढने लगी पर उसे वो दोनों कहीं नहीं मिली। वो जब बालकनी में तो देखा कि कई सारे दुपट्टे और साड़ियां बंधी हुई थी, जिसे देखकर उसने स्वयं को कॉल किया और उसे आने के लिए कहा। स्वयं अंदर आया। उसने ये सब देखकर गुस्से में कहा इस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो शादी से भाग गई। हिमानी ने डरते हुए कहा अब क्या होगा, क्या कहेंगे सबसे। और रियाज उसे पता चला तो वो हमें जान से मार देगा, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इस लड़की ने उसे ढूंढ लिया तो हमारा क्या होगा। हमें उनके सारे पैसे वापस करने होंगे, हम तो रास्ते पर आ जाएंगे। स्वयं कुछ करो जल्दी। स्वयं ने कहा डोंट वरी, वो किसी से कुछ नहीं कह पाएगी और मैं खुद जाऊंगा उसे ढूंढने, तुम चिंता मत करो। वो लड़की उसे ढूंढ नहीं पाएगी, कभी नहीं, क्योंकि उसे कुछ बताना अब इतना आसान नहीं होगा और ना ही वो उस पर कभी भी यकीन करेगा, क्योंकि अगर करेगा भी तो सिर्फ नफरत।
तुम नीचे चलो, मैं जा रहा हूँ उसे अपने आदमियों के साथ ढूंढने। जब वो दोनों बाहर आते हैं तब तक ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि दुल्हन भाग गई है। रिया जब गुस्से से तिलमिलाए हुए मंडप से उठकर आया, उसने स्वयं के सिर पर बंदूक तानते हुए कहा, क्या चल रहा है यहाँ? कहा है चाहत? हिमानी ने डरते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज तुम छोड़ दो उसे, उसकी कोई गलती नहीं है। रियाज ने अब हिमानी के गले पर बंदूक तानकर कहा, तो किसकी गलती है बुढ़िया? मुझे मेरी चाहत चाहिए बस, वरना तुम लोगों से आपने पैसे लेने के साथ साथ तुम दोनों को इस दुनिया से भी उठा दूंगा, क्योंकि रियाज रहमान से गद्दारी की सिर्फ मौत मिलती है। बस फुटेज देख लीजिए। वो ये कह ही रहा था कि उसका एक आदमी आकार कहता है। रियाज वही सोफे पर बैठकर उस फुटेज को देखने लगता है जो कि चाहत के कमरे की थी। उस फुटेज में चाहत का तैयार होना, फिर प्रिशा और चाहत की बातें, फिर अचानक से उन दोनों का बालकनी से होते हुए एक लड़के के साथ भाग जाना, सब देख सकता था। वो जैसे जैसे ये सब देख रहा था उसकी आंखें गुस्से से लाल हुए जा रही थी। उसने गुस्से से कहा, प्रिशा खुराना, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें जीते जी मौत का मंजर नहीं दिखा दिया तो मेरा नाम भी रियाज रहमान नहीं। उसने अपने आदमियों से कहा, दिल्ली का हर गली मोहल्ला बस स्टैंड स्टेशन हर जगह ढूंढो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी वो दोनों। उसके कहने पर उसके आदमी वहां से चले गए। दूसरी तरफ स्टेशन, चाहत और प्रिशा दोनों ही एक बेंच पर बैठे हुए थे। तभी वहां एक लड़का आता हुआ कहता है, ये लो, ये तुम दोनों की टिकट्स है बंगलों की, जहां उस रियाज जैसे आदमी का साया तुम पर नहीं पड़ेगा। उसके कहने पर चाहत जोर जोर से रोने लगी तो उस लड़क ने उसे गले लगाते हुए कहा, बस बस अब और नहीं, सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम। प्रिशा ने कहा, मैं तो सोच नहीं सकती हूँ कि कोई कैसे इतना गिर सकता है। अगर मैं वहाँ टाइम पर नहीं आती तो क्या होता? ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। कुछ घंटे पहले प्रिशा जब चाहत के कमरे से निकलकर हिमानी के कमरे से चाहत की चुनरी लेने गई तो वो बेड पर ही रखी हुई थी। उसने खुद से कहा, अरे ये तो यही है, चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा किया इस चुड़ैल सो कॉल्ड माँ ने। तभी उसे पास वाले कमरे से किसके बात करने और जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। पता नहीं कौन है जो पागल की तरह हंस रहा है, कहते हुए वो वहां से जाने लगी, पर अचानक चाहत नाम सुनकर उसके कदम वहीं ठहर गया और वो उस दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी, पर उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो दरवाजे के होल पर दिखने की कोशिश करने लगी। उसने डर कर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ये तो रियाज रहमान यहाँ का सबसे माफिया, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो चाहत के पापा के साथ। दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई कह रहा था, पर इतनी कीमत, वो भी उस जैसी लड़की के लिए? सही है, हमें तो सिर्फ दाम से मतलब है। तभी किसी दूसरे लड़क ने कहा, और हमें सिर्फ चाहत से। हम क्यों नहीं? ऐसी बला की खूबसूरत है तो उसके लिए तो इतना बनता है। तुमने उसके लिए मुझे 60 लाख रुपए मांगा था ना, मैंने तुम्हें 80 लाख दिए, बस इस शादी को जल्दी निपटा दो। प्रिशा के हाथ से चुनर छुटकर नीचे गिर गई। वो भागते हुए चाहत के कमरे में जाती है। वो चाहत को देखकर कहती है, चाहत, चाहत निकाल ये सब, यहाँ कोई शादी नहीं होगी, और तुम चलो मेरे साथ, कहते हुए उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगी। चाहत ने उसे असमंजस में देखा, जैसे कहना चाहती हो कि क्या हुए हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? प्रिशा भू उसे देखकर समझा गई वो क्या कहना चाहती है, तो उसने उसे समझाते हुए कहा, ये शादी नहीं, तेरे जिंदगी की बर्बादी है। आज उन दोनों ने अपनी घटियापन की सारी हदें पार कर दी है। उन लोगों ने तुझे बेच सिर्फ चंद पैसों के लिए बेच दिया उस रियाज जैसे हेबान के हाथों। चाहत, वो इंसान जो एक रेपिस्ट है, एक क्रिमिनल है, जिसके आधे दिन का बसेरा उसका घर है, तो उसे कई ज्यादा जेल में कटती रात है। इसलिए हमें जाना होगा, तुझे मेरी कसम, तू और सवाल नहीं करेगी, इससे पहले कोई आए, हमें जाना होगा। दोनों वहां से दुपाटे और सादिया बांधकर नीचे उतर कर आती है। वहां पहले ही एक लड़का उनका इंतजार कर रहा था, जिसके साथ वो लौट चली जाती है। कुछ घंटे बाद स्टेशन, प्रेम यानी वो लड़का जिसने प्रिशा और चाहत की मदद की, वो उन दोनों का फ्रेंड था और साथ ही प्रिशा का बॉयफ्रेंड भी था। वो कहता है, चलो तुम दोनों, ट्रेन आती 5 मिनट में आती होगी। वो उन दोनों को उनकी सीट पर बैठा कर जैसे ही मुड़ता है, कोई एक जोरदार का गुस्सा उसके चेहरे पर जड़ देता है। प्रिशा जोर से चिल्लाती है, प्रेम। तभी बाहर आ जाता है और कहता है, क्यों बड़ा शौक है दूसरों की होने वाली बीवी को भगाने का, चाल तू, आज तुझे कराते हैं दर्शन। कहते हुआ आगे अपने आदमी के पास धकेल देता है और खुद चाहत का हाथ पकड़ कर कहता है, और तुम्हारी में हिम्मत कुछ ज्यादा हो गई है। तभी तो रियाज के खलीफ जाने की कोशिश कर रही हो, कहते हुए जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाता है। चसिक्स, मौत की गूंज, और दोनों को चखने में मजा बहुत आएगा। प्रेम यानी वो लड़का जिसने प्रिशा और चाहत की मदद की, वो उन दोनों का फ्रेंड था और साथ ही प्रिशा का बॉयफ्रेंड भी था।
बो कहता है चलो तुम दोनों, ट्रेन आती 5 मिनट में आती होगी। बो उन दोनों को उनकी सीट पर बैठा कर जैसे ही मुड़ता है कोई एक जोरदार का गुस्सा उसके चेहरे पर जड़ देता है। प्रिशा जोर से चिल्लाती है प्रेम। तभी बाहर आ जाता है और कहता है क्यों बड़ा शौक है दूसरों की होने वाली बीवी को भगाने का, चाल तू आज तुझे कराते हैं दर्शन। कहते हुआ आगे अपने आदमी के पास धकेल देता है और खुद चाहत का हाथ पकड़ कर कहता है और तुम्हारी में हिम्मत कुछ ज्यादा हो गई है। तभी तो रियाज के खलीफ जाने की कोशिश कर रही हो, कहते हुए जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाता है। रियाज और उसके आदमी तीनों को पकड़ कर ले जाते हैं। चाहत डरी हुई और भीगी आंखों से रियाज के हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वही प्रिशा और प्रेम भी को भी उसके आदमी पकड़ कर ले जा रहे थे। प्रिशा ने कहा प्रेम हमें कुछ करना होगा वरना चाहत की जिंदगी बर्बाद कर देगा ये इंसान। चाहत उस जैसे इंसान को डिजर्व नहीं करती है। प्रेम कहता है डोंट वरी, मैंने पुलिस को हमारी लोकेशन सेंड कर दी है, घबराओ मत। प्रिशा ने कहा तुम्हें क्या लगता है पुलिस इसका कुछ कर पाएगी? नहीं, अगर पुलिस इसका कुछ कर पाती तो ये इतने खून और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद आज़ाद नहीं होता। रियाज तीनों को लेकर कपूर हाउस आता है। कपूर हाउस में अब कोई नहीं था, सब जा चुके थे। स्वयं गुस्से से इधर उधर चक्कर काट रहा था। चाहत देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो उसके पास जाकर सीधा उसका गला पकड़ते हुए दांत पीसते हुए कहता है तुझमें इतनी हिम्मत आ गई है कि तू खिलाफ जाएगी, मुझे रोड पर लाएगी? तू भूल गई कि मैंने तेरे साथ क्या किया था? लगातार तुझे याद दिलाना पड़ेगा। स्वयं के गला पकड़ने से चाहत का गोरा चेहरा लाल पड़ चुका था, उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। वो बार बार स्वयं का हाथ अपने गले से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर स्वयं ने इतना कस पकड़ा था कि वो हटा नहीं पा रही थी। स्वयं को इस तरह देख प्रिशा और प्रेम एक साथ कहते हैं छोड़ छोड़ उसे स्वयं, छोड़ दे उसे वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, छोड़ चाहत को। उन दोनों के ऐसे चिल्लाने पर स्वयं चाहत को छोड़ देता है। रियाज उन दोनों के पास जाकर प्रिशा को एक जोर का थापड़ जड़ देता है जिसे वो जमीन पर गिर जाती है। प्रेम कहता है प्रिशा, फिर गुस्से से रियाज को देखकर कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिशा को हाथ लगाने की? ये लड़कियों पर वार कर हम सबको अपने आदमी से जबरदस्ती पकड़कर तू क्या साबित करना चाहता है? अगर तुझ में हिम्मत है तू असली मर्द है ना तो मुझसे लड़। रियाज का गुस्सा बढ़ जाता है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसे देखकर स्वयं कहता है सिन्हा तुम यहाँ कैसे आना हुआ? सिन्हा पान चबाते हुए कहता है अब तुम्हार गलती, पर्दा तो माँ के ही डालते होवे ना स्वयं बाबू। थाने में तुम्हारे घर का लोकेशन सेंड हुए था हेल्प के लिए। रियाज ने हैरानी से कहा क्या, किसने किया ये? वो प्रिशा के पास आकर उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहता है तूने किया ना ये बोल, कहते हुए प्रिशा को फिर एक थप्पड़ जड़ देता है। प्रेम ये देख गुस्से से चिल्लाकर कहता है उसने नहीं मैंने किया है। बस इतना ही कहना था कि रियाज गुस्से में प्रेम की तरफ पलटकर प्रेम को एक घुसा जड़ देता है। बदले में प्रेम भी उसे मारने लगता है। एकला प्रेम रियाज और उनके आदमियों पर भारी पड़ रहा था। वो अकेला ही सब मार रहा था। उसके मारने से किसी का हाथ टूट गया था तो कोई अपना पैर पकड़कर जमीन पर लेटाकर प्रेम को लड़ता देख प्रिशा जोर जोर से चिल्लाती है इस माय हीरो तोड़ दो, उस काले सांड का मुंह तोड़ दो और उस रियाज को बिल्कुल मत छोड़ना। प्रेम उसकी बात सुनकर मुस्कुराए हुए रियाज को बुरी तरह मारने लगता है। वो सीधा जाकर सिन्हा के पैरों में गिरता है। प्रेम को यूं लड़ता देखकर चाहत और प्रिशा दोनों की आंखें में खुशी थी, पर वो ज्यादा देर तक रही नहीं है। प्रिशा, प्रेम, वो जोर से चिल्लाती है जिसके साथ प्रेम धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। चाहत भी हैरान और डरी हुई अपने मुंह पर हाथ रख लेती है क्योंकि रियाज ने सिन्हा की गन से पीछे से प्रेम को शूट किया था। अचानक 4 गोलियां लगाने से प्रेम खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ था। स्वयं, सिन्हा, हिमानी और रियाज तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी। चाहत इस सदमे से वही बेहोश हो चुकी थी। प्रिशा, उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो बस एकटक प्रेम की लाश को देख रही थी। प्रिशा अचानक उठी और प्रेम के लाश के पास जाकर उसके सर पर गोद में लेकर उसका गला थपथपाते हुए प्यार से कहती है प्रेम, प्रेम, प्रेम उठो, उठो ना प्लीज। देखो मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बिना कोई नाटक किए उठो वरना तुम बहुत पिटोगे मुझसे। वो चिल्लाकर कहती है प्रेम, उठो, आपने प्रिशा के लिए उठो प्लीज। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? उठो प्रेम, उठो प्लीज, उठो वरना मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। प्रेम, कहते हुए वो जोर से रोने लगी थी। रियाज घुटनों के बल उसके पास बैठकर कहता है चू चू चू, बहुत दुख रहा है क्या आशिक की मौत? तुम कहो तो भिजवा दूं तुम्हें तुम्हारे आशिक के पास।
पर तू ये भारी जबानी लेकर क्यों जाएगी? कुछ रातें तू मेरे नाम भी कर दे। वो क्या है ना, तेरी दोस्त बिल्कुल माखन मलाई है और तू तीखी मिर्ची। दोनों चखने में मज़ा बहुत आएगा। प्रिशा, जिसकी आंखें गुस्से और रोने की वजह से लाल हो गई थी, उसने एक जोरदार थप्पड़ रियाज के गाल पर जलते हुए कहती है, तुझ जैसे इंसान के साथ सोने से अच्छा मैं खुद अपनी जान लेना पसंद करूंगी। रियाज जैसे ही प्रिशा को कुछ कहता चाहत जिसे होश आ गया है, वो रियाज को प्रिशा से दूर करती है। तो रियाज चाहत के बाल को मजबूती से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाकर कहता, साली ये सब तेरी वजह से हुआ है, इसलिए अब शादी नहीं, सीधा तेरे साथ सुहागरात होगा। कहते हुए उसे ले जाने लगा तो किसी ने उसके पैर पर गोली चलाई। जब सबने देखा तो वहां कोई दूसरा इंस्पेक्टर खड़ा था। उसने अंदर आते हुए सिन्हा को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तुझ जैसे ऑफिसर की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता, यू आर सस्पेंड दीपानकर सिन्हा। उसे देखकर प्रिशा और चाहत दोनों भाग उसे गले लगा लेते हैं। चाहत रोते हुए उसे प्रेम की तरफ इशारा करती। उस ऑफिसर की आंखें में आंसू आ जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि प्रेम भाई इंस्पेक्टर प्रताप रावल थे। वो दोनों को खुद से अलग करते हुए रियाज के पास जाकर कहता है, योर अंडर अरेस्ट। मेरे भाई को मारा है ना तूने, अब मैं तुझसे उसकी मौत बदला हर पल हर दिन जेल के अंदर लूंगा। जिसे रूह कांप उठेगी। वो उसका कॉलर पकड़कर उसे घसीटकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रताप, प्रिशा और चाहत मिलकर प्रेम का अंतिम संस्कार करते हैं। तीनों की आंखें नम थीं। प्रेम की चिता को अग्नि प्रताप देता है। उसकी चिता को जलते हुए देख प्रिशा बेसुध सी जमीन पर बैठकर चाहत को गले लगाकर रोने लगती है। अर्नब अग्निहोत्री गए है। उसने अंदर आते हुए सिन्हा को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तुझ जैसे ऑफिसर की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता, यू आर सस्पेंड दीपानकर सिन्हा। उसे देखकर प्रिशा और चाहत दोनों भाग उसे गले लगा लेते हैं। चाहत रोते हुए उसे प्रेम की तरफ इशारा करती। उस ऑफिसर की आंखें में आंसू आ जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि प्रेम भाई इंस्पेक्टर प्रताप रावल थे। वो दोनों को खुद से अलग करते हुए रियाज के पास जाकर कहता है, योर अंडर अरेस्ट। मेरे भाई को मारा है ना तूने, अब मैं तुझसे उसकी मौत बदला हर पल हर दिन जेल के अंदर लूंगा। जिसे रूह कांप उठेगी। वो उसका कॉलर पकड़कर उसे घसीटकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रताप, प्रिशा और चाहत मिलकर प्रेम का अंतिम संस्कार करते हैं। तीनों की आंखें नम थीं। प्रेम की चिता को अग्नि प्रताप देता है। उसकी चिता को जलते हुए देख प्रिशा बेसुध सी जमीन पर बैठकर चाहत को गले लगाकर रोने लगती है। प्लेस बैक एंड। प्रिशा और चाहत दोनों की आंखें नम थीं। प्रिशा उसे देखकर कहती है, कहीं तू इसलिए तो ये सब नहीं कर रही क्योंकि इन लोगों ने प्रताप भाई को यहाँ से दूर ट्रांसफर करा दिया, ठीक वैसे ही मुझे भी कुछ ना कर दे। चाहत ने हम में सर हिलाया तो दोनों एक दूसरे के गले लग गई। तभी वहाँ एक 60 साल का आदमी आते हुए कहता है, घबराओ मत प्रिशा बिटिया, चाहत बिटिया को कुछ नहीं होगा, बल्कि वो तो इस नर्क और यहाँ हेबनों से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। प्रिशा ने उन्हें देखकर कहा, पर काका ये देखो, उस लड़के की तस्वीर में मालकिन के कमरे में से बहुत मुश्किल से लाया हूँ। कहते हुए उन्होंने तस्वीर उन दोनों की ओर बढ़ा दी। प्रिशा ने तस्वीर देखी तो उसने कहा, ये है इसका होने वाला पति। ये तो अर्नब अग्निहोत्री है, एशिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में से एक। पूरी दिल्ली इसके गुस्से के डर से कांपती है। चाहत, जिसका चेहरा अर्नब का नाम सुन खुशी से खिल उठता है, उसके आंखें एक अलग चमक नजर आती हैं। पर प्रिशा के ऐसे कहने पर चाहत डर जाती है। तो काका उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, हम मना की, गुस्सा थोड़ा तेज है इसका, पर दादा दादी से कितना प्यार भी तो करता है, उनकी पसंद से शादी कर रहा है, और आजकल ऐसा कौन करता है। इतना याद रखना बिटिया, प्यार में बड़ी ताकत होती है, और प्यास एक पत्थर को भी मूर्त बना सकती है। देखना बिटिया, तुम्हारा प्यार ही उसके गुस्से की दवा बनेगी, बकी जैसी बांके बिहारी की इच्छा। कहकर काका वहां से चले जाते हैं। चाहत उनके कहे गए हर शब्द के मतलब को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी प्रिशा कहती है, तुझसे बात कहूँ, मैंने काका के सामने कुछ नहीं कहा, पर वो अर्नब अग्निहोत्री है ना, वो गए है। चाहत उसे हैरानी से देखने लगी तो प्रिशा ने जल्दी से कहा, अरे ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसी न्यूज तो उसके बारे में छपती रहती हैं, उसे आज तक कभी किसी लड़की के साथ किसी ने नहीं देखा ना, इसलिए। फिर चाहत को कोहनी मारते हुए कहती है, कोई नहीं, तुझे सुहागरात वाले दिन तो पता ही चल जाना है क्यों। प्रिशा सुनकर चाहत का गोरा चेहरा लाल पड़ जाता है। वो शर्मा जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस, अर्नव, आदि, समर्थ तीनों मिलाकर किसी सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी अचानक आंधी तूफान की तरह एक लड़का अंदर घुस जाता है और सबको देखकर अर्नब पर फूल बरसते हुए कहता है, हेलो एवरीवन, डोंट टेल मी, आप सबने मुझे बहुत मिस किया।
अर्नब उन फूलों को हटाते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहता, कैन यू स्टॉप दिस नॉनसेंस आहान, अदरवाइज चिल बीरे, ठंड पा जरा, तेरी शादी है, इसे खुशी में मैं गोया आ गया और तू है कि वही पुरानी बातें बोल रहा है, वही पुरानी खड़ूस शकल के साथ। अर्नब उसे इग्नोर करते हुए फाइल पढ़ने लगा। उसकी बात सुनकर आदि ने कहा, बेसे अगर वो गोया वाला प्रोजेक्ट गया तो तू भी यहाँ से टाटा बाय समझना। आहान ने उसे घूरते हुए कहा, तू चुप कर कलमुहे आदि, तेरी काली जुबान सच हो गई तो ये अर्नब मुझे इस ऑफिस से निकल देगा, फिर मैं दादी के हाथ का बाना गाजर का हलवा कैसे खाऊंगा। इट्स टू यम्मी। समर्थ ने उन दोनों को देखकर कहा, पता नहीं इन दोनों बच्चों को कैसे संभालने, बेसे जैसे आज तक हम संभालते हुए आए हैं, समझा तू, आहान ने कहा। आहान ने सबको देखकर कहा, अरे कोई हमें भी भाभी का दीदार करा दो, कोई हमें भी इस खड़ूस के महबूबा से मिलवा दो। समर्थ ने फोटो लेकर आहान के हाथ में दिया। फिर आदि ने कहा, पर क्या फायदा, इसे तो शादी करनी नहीं है। आहान फोटो को देखने लगा। उसने सीरियस होते हुए कहा, गाइस शो यही लड़की है। दोनों हम सिर हिलाया तो आहान खुशी से झूम उठा। उसकी खुश देख अर्नब की आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, तुझे शादी नहीं करनी तो ठीक है, मैं कर लेता हूँ इसे शादी। अर्नब उसे घूरने लगा। आदि ने उस पर लगभग चढ़ते हुए कहा, क्या भाभी वो लड़की है जिसे तू ढूंढ रहा था। आहान ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हम यार वही है जो एक मुलाकात में मेरा दिल जीत गई थी। मुझे आज भी याद है, उस दिन बारिश हो रही थी। फ्लैशबैक, अचानक आसमानों में बादल घिर आए थे, बिजली कड़क रही थी, बारिश होने वाली थी, जोर जोर से हवा बह रही थी। वही बारिश से बचने के लिए चाहत खड़ी हुई थी। बारिश वजह से गाड़ियां काफी तेज जा रही थी। चाहत वही खड़ी बरसात की बिंदों से खेल रही थी। कुछ दूर पर खड़ा आहान उसे देख रहा था। तभी चाहत की नज़र एक बच्चे पर जाती है जो कि काफी ज्यादा रो रही थी। सैयद बारिश में अपनी माँ से अलग हो गई थी। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां से आती है। आहान जब उस बच्ची की तरह गाड़ी आता देखता है तो वो भागता है। इससे पहले वो उसे बचाता गाड़ी काफी नजदीक आ गई थी। आहान ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने चेहरे पर से हाथ हटाकर देखा तो गाड़ी बिल्कुल उस बच्ची के करीब थी। वही चाहत, उसने डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसने उस बच्ची को अपने दुपट्टे से लपेटते हुए अपनी बाहों में कस छुपा रखा था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को रखती हो। आहान के दिल को ये बात छू गई। वो उन दोनों के करीब आता इससे पहले ही वहाँ प्रेम आता है और उस बच्ची को उसकी मामी के पास छोड़कर दोनों निकल जाते हैं। आहान बस जाती हुई चाहत को देखता रहता है। चैट कैसी गोल दिगल लड़की है ये, और अर्नब का दर्द। अचानक आसमानों में बादल घिर आए थे, बिजली कड़क रही थी, बारिश होने वाली थी, जोर जोर से हवा बह रही थी। वही बारिश से बचने के लिए चाहत खड़ी हुई थी। बारिश वजह से गाड़ियां काफी तेज जा रही थी। चाहत वही खड़ी बरसात की बिंदों से खेल रही थी। कुछ दूर पर खड़ा आहान उसे देख रहा था। तभी चाहत की नज़र एक बच्चे पर जाती है जो कि काफी ज्यादा रो रही थी। सैयद बारिश में अपनी माँ से अलग हो गई थी। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां से आती है। आहान जब उस बच्ची की तरह गाड़ी आता देखता है तो वो भागता है। इससे पहले वो उसे बचाता गाड़ी काफी नजदीक आ गई थी। आहान ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने चेहरे पर से हाथ हटाकर देखा तो गाड़ी बिल्कुल उस बच्ची के करीब थी। वही चाहत, उसने डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसने उस बच्ची को अपने दुपट्टे से लपेटते हुए अपनी बाहों में कस छुपा रखा था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को रखती हो। आहान के दिल को ये बात छू गई। वो उन दोनों के करीब आता इससे पहले ही वहाँ एक लड़का आता है और उस बच्ची को उसकी मामी के पास छोड़कर दोनों निकल जाते हैं। आहान बस जाती हुई चाहत को देखता रहता है। प्लीज बैक एंड, आहान ने फिर मुंह बनाकर कहा, लेकिन वो चली गई उस लड़के के साथ। हाय क्या लड़की है, हाय क्या नजाकत है। समर्थ ने उसे मारते हुए कहा, अबे ओए किसी को तो छोड़ दो, भाभी है तेरी। आहान ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, हम वही तो, पर कोई बात नहीं। अर्नब के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो मन में कहता है, प्यार किसी और से करती है और शादी किसी और से, कैसी गोल दिगल लड़की है ये। उद्धरण चिन्ह। तभी वहाँ चीरू आता हुआ कहता है, सर आपने फाइल मंगवाया था ना, तो ये देखे। अर्नब वो फाइल खोलकर देखता है। वो जैसे जैसे पढ़ रहा था उसकी आंखें में गुस्सा उतर आया था। स्वयं कपूर चिल्लाते हुए वो फाइल फेंक देता है। तीनों उसके पास आते हुए कहते हैं, क्या हुआ तुझे अर्नब। अर्नब दांत पीसते हुए कहता, वो लड़की स्वयं कपूर की बेटी है। अपनी बेटी को मेरे जिंदगी में शामिल कर फिर मुझे तबाह करना चाहता है, पर वो भूल गया कि अर्नब अग्निहोत्री अब वो छोटा बच्चा नहीं है जो सब कुछ तबाह होते हुए अपनी आंखें से देखता रहेगा।
आदि ने भी गुस्से से कहा, इस बार हम सब साथ खड़े होंगे, सब मिलकर उसकी तबाही लिखेंगे, ऐसी कि उसकी रूह को दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। समर्थ ने कहा, पर ये बात दादा दादी को भी तो पता होगा ही ना, तो फिर उन्होंने ये शादी क्यों तय की? आहान ने कहा, इसका जवाब तो सिर्फ दादी दादा ही दे सकते हैं। पर यार सच कह रहा हूँ, वो लड़की उस हरामी स्वयं की बेटी है, ये सुनकर यकीन करना बहुत मुश्किल है। अर्नव ने उसे अपनी जलती निगाहों से देखा तो वो चुप हो गया। अर्नव ने चाहत फोटो निकल कर उसे लाइटर से जलाते हुए कहा, अक्सर मासूमियत ही धोखा दे जाती है, भूलो मत वो उस धोखेबाज की बेटी है। तो धोखा देना, अपनी मासूमियत के जाल में फंसा कर दूसरों को धोखा देना तो उसकी रगों में है। कॉन्फ्रेंस रूम में चलो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। आहान ने उसे देखकर मुंह बनाकर कहा, हम कौन सा इश्क बिश्क लड़ा रहे हैं, मरना तो हमको कुंवारा ही है, चलो ना। उसकी बात सुनकर अर्नब उसे घूर कर चला गया। वही आदि, समर्थ, चीरू हंस दिए। सब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। अर्नब ने एक लड़की को देखकर कहा, साइना प्रेजेंटेशन शुरू करो। साइना ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यस सर। उसने प्रेजेंटेशन शुरू की। अर्नब और मिस्टर रावल के बीच एक डील की प्रेजेंटेशन थी, जिसे साइना प्रेजेंट कर रही थी। इस बीच कई बार अर्नब का फोन वाइब्रेट हो रहा था, पर अर्नब ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी आहान ने कहा, अरे कोई इस बोरियत की दुकान को चुप करवाओ यार, ये प्रेजेंटेशन दे रही है या हिस्ट्री पढ़ा रही है। समर्थ ने भी कहा, हम यार सच में मुझे भी बड़ी बोरियत फील हो रही है। फोन लगातार वाइब्रेट होने से अर्नब चीज जाता है। वो जैसे ही अपना फोन ऑन कर देखता है तो उसे किसी अननोन नंबर से मैसेज आया था। तभी आदि जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यार भाभी बड़ी फास्ट है, भाभी ने डेट के लिए बुलाया है। अचानक आदि के चिल्लाने से सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। आहान, जो आदि के अचानक चिल्लाने से समर्थ से बिल्कुल चिपक चुका था, वो दोनों उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। आहान ने उसे फोन छीनते हुए कहा, क्या सच में? आदि ने भी चाहते हुए कहा, हम ये देख क्या लिखा है। दोनों देखने लगे, पर अचानक उन दोनों को एहसास हुआ, दोनों ने देखा तो अर्नव था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसकी नज़र सबको देखा तो सब वहां से चले गए। जैसे ही आदि और आहान जाने लगे, अर्नब ने उन्हें रोकने हुए कहा, स्टॉप आदि, अदरवाइज आई विल शूट यू। उसने दांत पीसते हुए कहा, आदि यू हैक माई फोन। बताओ, अर्नब ने चिल्लाते हुए कहा। आदि ने अपने दांतों तले जीभ दबाते हुए कहा, प्लीज भगवान जी, मुझे इस राक्षस से बचा लेना। उसने पलटे हुए कहा, वो दादी ने तेरा नंबर दे ने को कहा था, फिर मैंने। अर्नब ने उसे देखकर कहा, सीरियसली आदि, तुमने मेरा नंबर ऐसे कैसे किसी को भी दे दिया? समर्थ ने उसे देखकर कहा, पर वो तुम्हारी होने वाली बीवी है वो। अर्नब ने कहा, पर वो स्वयं कपूर की बेटी है वो, जिसने मेरे और भाई बहन के सर से माँ बाप साया छीन लिया, मेरे दादा दादी के सर से उनके बुढ़ापे के सहारे को छीन लिया। उनकी वजह से मेरे दादाजी को बुढ़ापे में हम सबको पालने के लिए काम करना पड़ा, और मेरी दादी, उन्हें तो हमने खो ही दिया था। कैसे भूल जाओ ये सब कुछ, कैसे भूल जाओ? कहते हुए वो जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सिर पकड़ रखा था। उसे ऐसे देखकर आहान, आदि और समर्थ ने मिलकर उसे गले लगा लिया। चारों ने मिलकर ग्रुप हग कर लिया, क्योंकि वो सब भी अर्नब के दर्द को समझते थे। तो सुहागरात की सेज सजा कर रखो, क्योंकि वो आने वाली है। अर्नब ने उसे देखकर कहा, सीरियसली आदि, तुमने मेरा नंबर ऐसे कैसे किसी को भी दे दिया? समर्थ ने उसे देखकर कहा, पर वो तुम्हारी होने वाली बीवी है वो। अर्नब ने कहा, पर वो स्वयं कपूर की बेटी है वो, जिसने मेरे और भाई बहन के सर से माँ बाप साया छीन लिया, मेरे दादा दादी के सर से उनके बुढ़ापे के सहारे को छीन लिया। उनकी वजह से मेरे दादाजी को बुढ़ापे में हम सबको पालने के लिए काम करना पड़ा, और मेरी दादी, उन्हें तो हमने खो ही दिया था। कैसे भूल जाओ ये सब कुछ, कैसे भूल जाओ? कहते हुए वो जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सिर पकड़ रखा था। उसे ऐसे देखकर आहान, आदि और समर्थ ने मिलकर उसे गले लगा लिया। चारों ने मिलकर ग्रुप हग कर लिया, क्योंकि वो सब भी अर्नब के दर्द को समझते थे। थोड़ी देर के बाद सब एक दूसरे से अलग जाते हैं। समर्थ ने अर्नब को देखकर कहा, मुझे लगता है तुझे एक बार बाहर जाना चाहिए। देख, उसने मैसेज के लिखा है कि उसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या पता हमें स्वयं के बारे में कोई ऐसी बात पता चले जो हमारे ही काम आ जाए। आदि ने भी उसका हम जिस तरह आहान ने उसके बारे में बताया, मुझे लगता है वो स्वायद वेट कर रही हो। एक बार मिलने से क्या हर्ज है? तभी चीरू वहां आता है, पर वहां की हालत देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ कह सके, इसलिए वो सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर अर्नब कहता है, अब कुछ कहोगे या इसी तरह बुत रहोगे?
अगर कुछ कहना नहीं है तो दफा हो जाओ यहाँ से। चीरू डरते हुए कहा, सर, बो, दादी का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि बो और दादी जी बनारस जा रहे हैं आयु और निशा से मिलने। आहान ने उसकी बात सुनकर कहा, ऐसे अचानक क्यों? निशा ठीक तो है ना? उसके ऐसे कहने पर सब उसे हैरानी से देखने लगे तो आहान ने कहा, मेरा मतलब निशा और आयु दोनों ठीक तो है ना? चीरू ने कहा, सॉरी सर, वो तो नहीं पता, पर दादी ने कहा कि मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूं। अर्नव ने कहा, ठीक है, तुम तीनों मेंशन जाओ और वहाँ सब कुछ ध्यान रखना। क्यों, तू नहीं जा रहा क्या? अर्नव ने एक फाइल उठाते हुए कहा, नहीं दादा दादी है, नहीं तो वहाँ जाकर क्या करूँगा, वैसे भी कुछ काम पेंडिंग है तो मुझे उसे कंप्लीट करना है। आहान ने कहा, ओके ब्रो, मैं चला, मुझे नींद आ रही है। आदि के बच्चे, चल तू भी मेरे साथ, मैंने सुना है रात को चुड़ैल आती है, कहीं मुझे अकेला देखकर उसकी नीयत न फिसल जाए, इसलिए तू भी चाल। अगर तेरे सेक्सी बॉडी पर उसका दिल आ गया तो तेरे साथ उसका टांका भिड़ा दूंगा। आदि ने उसे देखकर घूरते हुए कहा, कमीने साले, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ, मैं समर्थ के साथ जाऊंगा। आहान ने उसे देखकर घूरते हुए कहा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। चीरू, बुला सारे लोगों को और उठा कर लेकर चलो इसे। चीरू ने कहा, क्या सर, आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हो? अर्नव ने उन सबको देखकर कहा, आदि आहान, सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास, अगर तुम दोनों यहाँ दफा नहीं हुए तो अगले 10 मिनट में चलने के लायक नहीं रहोगे। अर्नव की धमकी सुनकर दोनों एक ही पल में वहां से गायब हो गए। अर्नव ने नजरें उठाकर समर्थ को देखकर कहा, अब तुझे क्या इनविटेशन दूं? तब तू जाएगा। समर्थ ने कहा, अर्नव, कोई तुझे जाने या जाने पर मैं तेरी हर रग रग से वाकिफ हूँ। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तेरी ये आंखें कुछ तो बयां कर रही है जिसे मैं पढ़ नहीं पा रहा। अर्नव ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, आहान सच कहता है, तुझसे कभी कुछ नहीं छुप सकता। तो ठीक है, मेरे विला को लाइटों से जगमगा दो, पूरा विला चमकना चाहिए, आतिशबाजियों से आसमान को सजा दो, शादी का मंडप लगवा दो, सुहागरात की सेज सजा कर रखो क्योंकि वो आने वाली है। समर्थ और चीरू ने एक साथ कहा, कौन कौन आने वाला है? अर्नव ने आंखें में गुस्से और नफरत के साथ होठों पर वही स्माइल कायम रखते हुए कहा, अर्नब अग्निहोत्री की दिल की धड़कन मिसेज अर्नब चाहत अग्निहोत्री। उसकी बात सुनकर दोनों की आंखें हैरानी से बाहर आने वाली थी। समर्थ ने चौंकते हुए कहा, वॉट? चाहत, वो कैसे आ सकती है यहाँ? और तू ये सब क्या कह रहा है? लाइट, शादी, मंडप, सेज, क्या है ये सब? अर्नब ने उसकी बात सुनकर कहा, हम, क्योंकि अब तक तो मेरे आदमियों ने उसे उठा लिया होगा और जब वो मेरे पास आएगी तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसलिए खड़े होकर मुंह क्या ताक रहे हो, तैयारी करो, याद रखना कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके कहने चीरू चला गया। समर्थ को मानो दोबारा झटका लगा हो। उसने अर्नब को देखकर कहा, क्या तूने चाहत को किडनैप किया है? पर क्यों? शादी तो तुम दोनों की होने वाली है ना, फिर ये सब कुछ क्यों? अर्नब ने गुस्से से कहा, क्योंकि मैं स्वयं कपूर की बर्बादी के दिन बैठकर और नहीं गिन सकता। अपनी बेटी को दर्द में देखकर वो आएगा मेरे पैरों पर गिरने और मैं उसे किसी चींटी की तरफ जमीन में मसल दूंगा। तभी उसे कॉल आता है। अर्नब फोन उठाते हुए कहा है, हम, बोलो। वही दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है, जिसे सुनकर अर्नब खुशी से कहता है, ठीक है, कहकर फोन काट दिया। समर्थ उसे ऐसे देखकर कहता है, कौन था? अर्नब ने फाइल समेटते हुए कहा, बिशु था। समर्थ ने कहा, क्या कहा उसने? अर्नब ने कहा, यही कि उन लोगों ने उठा लिया उस लड़की को और सीधा मेरे विला लेकर आ रहे हैं। तू भी चल, आखिर तेरे यार की शादी है, हमारे शादी की साक्षी भी तो कोई होना चाहिए। बेसे तू मुझे बधाई नहीं देगा, आफ्टर ऑल तेरे यार की शादी है आज। समर्थ ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, कांग्रेस मेरे यार, तू जो भी कर रहा है पर इतना याद रखना, तेरे काम के पीछे दादा दादी की परवरिश जुड़ी है। कहीं गुस्से में आकर ऐसा कुछ ना करना जिस वजह से किसी को भी उनकी परवरिश पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए या तू उनके सामने नजरें तक ना मिला पाए। अर्नब ने कहा, डोंट वरी मेरे बाप, मैं तो बस इस शादी से उस लड़की और उसके धोखेबाज सो कॉल्ड बाप की तबाही लिखूंगा। ये शादी शादी नहीं बल्कि दर्द का सौदा बनेगा उसके लिए। चाहत का अर्नब के करीब जाना। अर्नब ने कहा, यही कि उन लोगों ने उठा लिया उस लड़की को और सीधा मेरे विला लेकर आ रहे हैं। तू भी चल, आखिर तेरे यार की शादी है, हमारे शादी की साक्षी भी तो कोई होना चाहिए। बेसे तू मुझे बधाई नहीं देगा, आफ्टर ऑल तेरे यार की शादी है आज। समर्थ ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, कांग्रेस मेरे यार, तू जो भी कर रहा है पर इतना याद रखना, तेरे काम के पीछे दादा दादी की परवरिश जुड़ी है। कहीं गुस्से में आकर ऐसा कुछ ना करना जिस वजह से किसी को भी उनकी परवरिश पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए या तू उनके सामने नजरें तक ना मिला पाए। अर्नब ने कहा, डोंट वरी मेरे बाप, मैं तो बस इस शादी से उस लड़की और उसके धोखेबाज सो कॉल्ड बाप की तबाही लिखूंगा।
ये शादी सादी नहीं बल्कि दर्द का सौदा बनेगा उसके लिए। दोनों ऑफिस से सीधा अर्नब की विला जाते हैं। जब गाड़ी विला के अंदर आती है, बाहर आतिशबाजियां होने लगी ढोल नगाड़े के साथ। घर बिल्कुल बेसी सजाया गया था, जैसा अर्नब ने डिमांड की थी। पूरा आहत बिला फूलों और लाइटों से जगमगा रहा था। दोनों एक साथ मिलकर बाहर आते हैं। जैसे ही घर अंदर आए, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अर्नब की सांसें मानो थम सी गई। वो चाहत से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। सामने शादी का मंडप लग हुआ था। मंडप पर चाहत ऑरेंज और मरून लहंगे में, सर पर चुनर, माथे पर मानटिका, हाथों में भारी भारी चूड़ियां, गले पर जेवर, चेहरे पर मेकअप, आंखें में भरी काजल। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, जिस वजह से उसके गाल और होठ लाल हो गए थे। विला की रोशनी में उसका गोरा रंग और धमकता हुए चेहरा उसे और खूबसूरत बना रहे। अगर कोई उसे इस वक्त देखता तो देखता रह जाता। उसे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाता। अर्नब वही खड़ा उसे देखे जा रहा था। चाहत भी अपनी आंखें से उसे ही देख रही थी, पर अपने बदले की आग में उसे चाहत के आंसू नजर नहीं आ रहे थे। उसकी नज़र चाहत के हाथ पर जाती है, जिसे उसके आदमी ने पकड़ रखा था, जिसे वो छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो एक नज़र अपने चारों तरफ घूमता है तो देखता है कि उसके सारे आदमियों की नज़र चाहत पर ही थी, जिसे देखकर गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस लिया। समर्थ भी उसके साथ अंदर आता है। समर्थ की नज़र चाहत पर जाती है। उसे चाहत के आंसू देखकर अच्छा नहीं लगता। वो अर्नब से कहता है, अर्नब, अर्नब मेरी बात सुन, मुझे ये सही नहीं लग रहा। वही मंडप में बैठी चाहत के कान में जब ये आवाज गूंजती है, वो एकदम सुन पड़ जाती है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसे यकीन नहीं होता उसके सामने खड़ा इंसान अर्नब है, क्योंकि अर्नब की फोटो उस दिन प्रिशा के साथ देखी ही नहीं थी। उसके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। आंखों में एक अजीब सी खुशी नजर आती है। वो अपना पूरा जोर लगाकर उस आदमी से छूटने की कोशिश करती है। उसके हाथ पर काट लेती है, जिसे वो आदमी उसे छोड़ देता है। वो जल्दी से मंडप से भागकर अर्नब के गले लग जाती है। अर्नब को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो एकदम शोक हो जाता है। अर्नब को एहसास होता है चाहत का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो अर्नब के सीने से गले लगाते हुए बस रोए जा रही थी, जैसे अर्नब उसका सेवियर हो। पर उसे क्या पता था कि उसके साथ जो हो रहा था उसके पीछे अर्नब का हाथ था। चाहत ने जिस कैफे में अर्नब को बुलाया था, वो वही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। दोपहर से रात होने आई थी, पर अर्नब का कोई पता नहीं था। अब तो कैफे बंद करने का टाइम आ गया था, इसलिए उसे बाहर ही अर्नब का इंतजार करना पड़ा। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कुछ काले कपड़े पहने लोग निकले, जिन्हें देखकर चाहत थोड़ा डर जाती है। वो खुद को खुद में समेटे हुए अर्नब का इंतजार करने लगी। तभी वो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे, जिन्हें देखकर चाहत वहां से भागने के लिए जैसे ही मुड़ी तो उन आदमियों ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे गाड़ी में धक्का देते हुए ले जाने लगे। चाहत छटपटा रही थी, उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोशिश नाकामयाब थी, क्योंकि इतने सारे लोग में वो कुछ नहीं कर सकती थी। चाहत अर्नब से अलग होकर उसे ये सब कुछ बताने की कोशिश रही थी, पर ना तो ये उसकी बात अर्नब समझ पा रहा था और ना ही समर्थ। चाहत को लग रहा था जैसे अर्नब उसे यहाँ बचाने आया है। चाहत अपनी आंसू भरी आंखों से अर्नब को बड़ी आस भरी आंखों से देख रही थी, जैसे बहुत कुछ उसे कहना चाहती हो। अर्नब उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। समर्थ चाहत को देखकर मन में कहता है, ये लड़की और इसकी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही है, पर क्या ये समझ नहीं आ रहा। और उसका अर्नब को इस तरह गले लगाना क्या हो रहा है ये सब। अर्नब चाहत को देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अर्नब के साथ खुद को सेफ फील कर रही थी। अर्नब उसका हाथ लगभग चीखते हुए मंडप की ओर ले जाता है। अर्नब का ये बिहेवियर चाहत को कुछ भी समझ नहीं आता। खुद मंडप पर बैठकर चाहत को धक्का देकर बिठा देता है। चाहत बस उसे देखे जा रही थी। अर्नब ने अपनी रौबदार आवाज में कहता है, पंडित जी शादी की विधियां शुरू की जाए। चाहत उसे हैरानी से देख रही थी। उसे अपने हाथ में तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि अर्नब ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। चाहत उसे छूटने की कोशिश करती है। उसे कोशिश करता देखकर अर्नब अपना गम निकलकर उन लोगों को सूट करता है जिनकी नज़र चाहत पर थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बस अब लोग जमीन पर गिरे पड़े। चाहत गोली की आवाज से डरते हुए अपनी आंखें कसकर बंद लेती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अर्नब का ये रूप देख चाहत अंदर तक कांप गई थी। वो बिना हिले चुपचाप बैठ जाती है, जिसे देखकर अर्नब के पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। चाहत की आंखों से आंसू अब और जोर जोर से बहने लगे थे। उसका शरीर फिर से कांप रहा था।
जैसे देखकर अर्नब अपनी डरा देने वाली आवाज में कहता है, ये कांपना बंद करो, तुम्हारी शादी हो रही है। यहाँ कोई मर नहीं गया है जो तुम अपने इन अश्रुओं को नदियों की तरह बहा रही हो। अगर अब तुम्हारी आंखों से एक और आंस निकला तो मेरा अगला निशाना तुम होगी, समझी बेबी। उसकी बात सुनकर चाहत डर से सीधे बैठ जाती है। तभी अचानक गोली आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर चाहत अपनी आंखें बंद कर लेती है।